अभी मैं शास्त्री कक्षा में हूँ। भाव कुतूहल पढ़ाने जा रहा हूँ। भाव कुतूहल में अब जातकस्य अंगे चिन्ह ज्ञानम, यह शीर्षक है। इसी शीर्षक पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो भाव कुतूहल के ग्रंथकर्ता पंडित श्री जीवनाथ मिश्र है। जैसा कि आपको इससे पूर्व पाठ में भी कहा गया है, तो पंडित श्री जीवनाथ मिश्र जी जातकस्य, जो बच्चा जन्म लेता है उसके किस अंग में कौन सा चिन्ह है, किस परिस्थिति में यह इस चिन्ह का ज्ञान होगा, इसका वर्णन कर रहे हैं। जनुषि लग्न गतो वसुधा सुतो मदन गोपी गुरु कवि देव वा भवति तस्य शिरो रणमंडितम निगदितं यवनेन महात्मना। यस्य जनुखी लग्नगतः वसुधा सुतः मदन गोपी गुरुः कविः एव वा तस्य शिरः व्रणलक्षितं यवनेन महात्मना निगदितम्। कहते हैं कि जस्य जातकस्य जनुषि जन्म काले लग्नगतः वसुधासुतः वसुधासुतः कुजः मंगलः लग्नगतः स्यात् लग्ने अवस्थितः स्यात् मदनगः अपि गुरुः कविः एव वा। मदनगः सप्तम भावस्थितः गुरुः बृहस्पतिः कविः शुक्रः अपि स्यात्। एतादृशस्य जातकस्य शिरप्रदेशः व्रणलक्षितं व्रणांकितम्। अस्य जातकस्य शिरे व्रणस्य चिह्नं बोध्यम् इति यवनेन महात्मना निगदितम्। ऐसा यवनों का मत है, यवनों के द्वारा यह कहा गया है कि जिसे जातक के जन्म के लग्न में मंगल हो, सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति अथवा शुक्र हो, तो ऐसे जातक के सिर में, सिर प्रदेश में घाव का चिन्ह होगा। ऐसा जवनादि महात्माओं का, जवनाचार्यों का मत है। अब आगे कहते हैं कि भवति लग्न गते वसुधासुते भृगुसुते विविधा विह जन्मिनाम शिरसि चिन्ह मुदाहृत मुनिवरेर द्विरशाब्द समासतः। यदा जन्मिनाम लग्न गते वसुधासुते भृगुसुते विधौ अपि इह भवति तदा द्विरशाब्द समासतः शिरसि चिह्नं मुनिवरैः उदाहृतं। यदा जन्मिनां लग्नगते वसुधासुते भृगुसुते विधौ अपि इह भवति। जब जस्य बालकस्य जस्य जातकस्य जन्म लग्ने कुजः वसुधासुते कुजे मंगले भृगुसुते शुक्रे विधौ चंद्रे अपि तिष्ठेत् तदा एतादृशस्य जातकस्य शिरसि द्विदशाब्दमासतः द्वितीय षष्ठ अवधे वर्षे शिरसि चिह्नं बोध्यम् इति मुनिवरैः उदाहृतं कथितम्। जस्य जन्म काले, जैसे जातक से जन्म काले, जिस जातक के जन्म काल में लग्न में वसुधासुत हो तो मंगल हो, भृगुसुत शुक्र हो, विधु चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक के माथ में जन्म से दूसरे वर्ष अथवा छठे वर्ष में चिन्ह, किसी प्रकार का चिन्ह कहना चाहिए, मतलब जन्म से दूसरे अथवा छठे वर्ष में किसी तरह की दुर्घटना होगी, चोट लगेगा, तो उससे उसको चिन्ह बन जाएगा, घाव हो जाएगा, तो वो उससे चिन्ह हो जाएगा। ऐसे मुनियों का मत है।
तो इस तरह से हम 2 पद्य को पढ़े। अब तीसरा अगला पद्य है, भार्गवे गुरुरंगस्थे चाष्टमे सिंहिकासुते। भार्गवे जनुरंगस्थे चाष्टमे सिंहिकासुते मस्तके वाम करणे वा चिन्ह दर्शनमादिशे। अनुरंगस्थे भार्गवे च अष्टमे सिंहिकासुते मस्तके वाम करने वा चिन्ह दर्शनम आदिशेत कथयेत। मतलब जस्य जातकस्य जनुरंगस्थे जन्म लग्नस्थे शुक्रे च तथा अष्टमे अष्टम भावस्थे सिंहिकासुते राहो तदा एतादृशस्य जातकस्य मस्तके वाम करणे वा चिन्हस्य दर्शनम कथयेत। चिन्हस्य दर्शनम जानीयात, चिन्हम जानीयात। तो जिस जातक के जन्म लग्न में शुक्र हो, 8वें भाव में राहु हो, तो ऐसे जातक के मस्तक में सिर अथवा बाएं कान में चिन्ह का दर्शन, मतलब चिन्ह की उपस्थिति होगी, चिन्ह की उपलब्धि होगी। जन्म के समय में ऐसा जानना चाहिए। अब है, मदन सदन मध्य सिंहिका नंदने वा स्वरूपति गुरुना चेदंग राशौ युते नुः प्रकथित मिह चिन्हं चाष्टमे पाप खेते कविरपि गुरुरंगे वाम बाहो मुनिन्द्रहे। यदा मदन सदन मध्य सिंहिका नंदने वा सुरपति गुरुना जुते चेत अंगरासौ च अष्टमे पाप खेते कविरपि गुरुरंगे जुते तदा नुः वाम बाहो चिन्हं मुनीन्द्रैः प्रकथितम्। जस्य जातकस्य जन्म समये मदन भवने सप्तम भवने लग्नात् सप्तम भवने सिंहिका नंदने राहौ अथवा जन्म लग्ने गुरौ सूर्यपति गुरुना जुते अंगे अथवा अष्टम भवने अष्टमे पाप खेते पापग्रहे अष्टमे अवस्थिते कविरपि गुरुरंगे कविरपि शुक्र अपि लग्ने गुरुना सह अवस्थिते स्यात् तदा नुः वाम बाहो नुः जातकस्य वाम बाहो चिन्हं बोध्यम इति मुनीन्द्रः प्रकथितम। मुनीन्द्रः उक्तम कथितम आदिष्टम। तो जब जिसके जन्म के समय में लग्न से सप्तम भवन में मदन सदन मध्य सिंहिका नंदने, लग्न से सप्तम भवन में राहु हो, लग्न में बृहस्पति हो वा सुरपति गुरुना युते चेत अंगरासो, लग्न में राहु हो, अष्टमे पाप खेते अष्टम भवन में लग्न से अष्टम भाव में पापग्रह हो, कविरपि गुरुरंगे गुरु से युक्त शुक्र भी अंग भाव में हो, लग्न भाव में हो, लग्न में हो, तदा तो ऐसी परिस्थिति में जन्म लिए हुए जातक के बाएं बाह में चिन्ह कहना चाहिए। ऐसा मुनियों का आदेश है, ऐसा मुनि लोग कहे हैं। अब अब आगे है लाभारी सहजे भव में, लाभारी सहजे भव में व्यय वा शुक्र संयुते वाम पार्श्वे गतम चिन्हम विज्ञेयम वर्णजम बुधैः। लाभारी सहजे व्यय वा भव में शुक्र संयुते वाम पार्श्वे वर्णजम चिन्हम गतम बुधैः विज्ञेयम।
जस्य जातकस्य जन्मकाले जन्मलग्नात् लाभारि सहजे एकादश भवने षष्ठ भवने तृतीय भवने एकादश भावे षष्ठ भावे तृतीय भावे वा भौमे शुक्र संयुते कुजे शुक्रान्विते कुजे शुक्र सहिते कुजे स्यात् तदा वाम पार्श्वे वर्णजम चिन्हम कथितम। वाम पार्श्वे शरीरस्य वाम पार्श्वे वर्णजम चिन्हम बोध्यम बुधैः विज्ञेयम। इस तरह से कहते हैं कि यदि जिस जातक के जन्म के समय में लग्न से एकादश भाव में, लग्न से छठे भाव में, लग्न से तृतीय भाव में मंगल शुक्र से युक्त हो, शुक्र से युक्त मंगल हो, तो शरीर के वाम भाग में चिन्ह समझना चाहिए। अर्थात 11वें भाव में यदि शुक्र से युक्त मंगल है तो वर्ण का चिन्ह समझना चाहिए। यदि छठे भाव में शुक्र से युक्त मंगल है तो वर्ण का चिन्ह समझना चाहिए। और तीसरे भाव में यदि शुक्र युक्त मंगल है तो भी शरीर के वाम पार्श्व में वर्ण का चिन्ह समझना चाहिए, कहना चाहिए। इस तरह यह मुनियों का मत है। अब इसके बाद यह पद्य है, लग्ने क्षिति सुते मंदे शुक्र दृष्टे त्रिकोण भे लिंगे गुद समीपे वा तिलकम संदिशेत बुधः। लग्ने क्षिति सुते त्रिकोण भे मंदे शुक्र दृष्टे लिंगे गुद समीपे वा तिलकम बुधः संदिशेत। जस्य जातकस्य जन्म लग्ने क्षितिसुते कुजे त्रिकोण भे पंचम नवम भावे मंदे शनौ शुक्र दृष्टे शुक्रावलोकिते मंदे त्रिकोण भे तदा एतादृशी अवस्थायां जातकस्य लिंगे अथवा गुदा समीपे तिलकम बोध्यम तिलकम कथयेत। इस तरह से यदि जिस जातक के जन्म लग्न में मंगल हो, त्रिकोण भाव में पंचम और नवम भाव में शुक्र से अवलोकित मंद हो, शुक्र से दृष्ट, शुक्र से देखे जाते हुए शनि हो, तो ऐसे जातक के लिंग में अथवा गुदा मार्ग के समीप में तिल का चिन्ह समझना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र से दृष्ट, शुक्र से अवलोकित दोनों भाव, लग्न में यदि मंगल हो वह भी शुक्र से अवलोकित होना चाहिए, और त्रिकोण भवन में यदि मंद हो शनि हो तो वो भी शुक्र से अवलोकित होना चाहिए। दोनों परिस्थिति में मंगल भी और शनि भी, मंगल अपने भाव में लग्न में हो और यहाँ पर त्रिकोण में शनि हो, दोनों यदि शुक्र से अवलोकित हो तब ऐसा कहना चाहिए, तब लिंग और गुदा मार्ग के समीप में तिल का चिन्ह कहना चाहिए। इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। यहाँ पर यदि कहीं कोई किसी को शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए, इसका मैं समाधान कर दूंगा।